दुनिया में बेशुमार हिरन की अक़साम पाई जाती हैं, जिसमें होक डियर, सांबा डियर, चिंगारा और ब्लैक बक शामिल है। हमारे पास ये एशिया की सबसे बड़ी गैदरिंग कह सकते हैं। ठीक है। इकट्ठा एक ही जगह पे ब्लैक बक आपको सिर्फ RD25 नेशनल पार्क लाल सुहाना में ही मिलेगा। सब्ज़ चारा है जो भी सीजनल होता है वो हम इनको डालते हैं। उसके अलावा चने डालते हैं हम। इनकी जो औसतन उम्र है वो है 12 से 14 साल। 10 से 12 बच्चे अपनी ज़िंदगी में वो देती है। वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट ये जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। हम इसको इलीगल हंटर्स से बचाते हैं। वाइल्ड लाइफ को जिस जगह पे हम खड़े हैं ये स्पेसिफ़िकली चिंकारा और ब्लैक बक की ब्रीडिंग के लिए। आज जिस एनिमल पे हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो बहुत ही नायाब एनिमल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक बक की। ब्लैक बक चौलिस्तान का नेटिव एनिमल है, इसलिए आज हम मौजूद हैं बहावलपुर के लाल सुहाना नेशनल पार्क में। यहाँ पे ब्लैक बक इंक्लूजर कायम किया गया है, जहाँ पे ब्लैक बक की ब्रीडिंग की जाती है। यहाँ के एक्सपर्ट से बात करेंगे और ब्लैक बक के मुतालिक अहम मालूमात आप तक पहुँचाएंगे। आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि आपकी फलाह हमारी अवलीन तरजीह है। अभी हम लाल सुहाना नेशनल पार्क में वाक़े ब्लैक बक इंक्लूजर में मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान शफीक साहब, जो कि वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर हैं। इनसे बात करते हैं। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, ब्लैक बक इंक्लूजर हमारे लिए ओपन करवाया। इस इदारे के हवाले से थोड़ा सा मुझे हिस्टोरिकली बताइए कि ये इदारा कब डेवलप हुआ और इस इदारे के क्या क्या मकासद थे। ये जिस जगह पे हम बैठे हैं इसे RD25 ब्लैक बक इंक्लूजर कहते हैं। ये लाल सुहाना नेशनल पार्क 1972 में इस्टेब्लिश हुआ। ब्लैक बक एक्चुअली एनिमल था, चोलिस्तान राजस्थान का डेजर्ट का एनिमल था। ये सन 1900 से पहले ही एक्सटिंक्ट हो गया था। नवाब ऑफ बहावलपुर ने कुछ पेयर अमेरिकन को गिफ्ट किए थे। ठीक है। उन्होंने इसकी अफजाइश करवाई अमेरिका में। फिर 72 में WWF और यूनेस्को ने इस पर दोबारा काम स्टार्ट किया कि ब्लैक बक को उसका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, ये नेटिव इन्वायरमेंट है, वहाँ पे रखा जाए। 1972 में 10 पेयर दोबारा अमेरिका से इधर शिफ्ट किए गए। लाल सुहाना को उन्होंने सेलेक्ट किया इस काम के लिए और यहाँ पे इंक्लूजर्स बना के 10 पेयर रखे गए। 10 पेयर से चलता चलता ये हमारा सफ़र जी, इस वक्त हमारे पास 300 प्लस मौजूद हैं और 1200 प्लस हम पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। ठीक है। जितने भी जू, पार्क्स, इवन के प्राइवेट फार्म हाउसेस वगैरह, कहीं पे भी ब्लैक बक आपको पाकिस्तान में मिलेगा तो उसका मेन ओरिजिन ब्लैक बक ब्रीडिंग सेंटर नेशनल पार्क लाल सुहाना RD25 ही है। आपके पास कितनी अक़साम हैं ब्लैक बक्स की, और ब्लैक बक्स के अलावा आपके पास जो है हिरन की कौन कौन सी अक़साम है? ब्लैक बक तो एक स्पीशी है, खुद एक स्पीशी है। एंटीलोप है बेसिकली ये। हमारे पास एंटीलोप्स 3 हैं, चिंकारा है, बिलुबुल है, ब्लैक बक है। इसके अलावा हमारे पास स्पॉटेड डेयर है, हॉक डेयर है और कुछ पी फाउल्स और बर्ड्स की हमारे पास स्पीशीज़ हैं। कुछ कैप्टिव ब्रीडिंग में हम सर्वाइव कर रहे हैं, ब्रीड करवा रहे हैं। और बाकी हमारा जो नेचुरल जंगल है, हमारा लाल सुहाना 1,62,568 एकड़ पे मुश्तमिल पार्क है। यहाँ पे कुदरती तौर पे भी नील गाय और डियर्स वगैरह मौजूद हैं। सर, चूंकि ये एक वाइल्ड लाइफ एनिमल है, बहुत सारे लोग जो हैं वो इसकी फार्मिंग पे काम भी कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा अपना जो है वो तजुर्बात की रोशनी में बताइए कि अगर कोई इसको घर पे पालना चाहता है या इसकी फार्मिंग करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और कौन से स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके इसकी बेहतरीन फार्मिंग की जा सकती है और उस कॉज पे काम किया जा सकता है जिस कॉज के ऊपर आप काम कर रहे हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, वाइल्ड लाइफ और लाइफ स्टॉक 2 अलग अलग टर्म हैं, अलग अलग फील्ड्स हैं। ब्लैक बक एक्चुअली वाइल्ड एनिमल है और इस वाइल्डनेस जो है वो इसकी जिबिल्लत से कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है। जैसे कि हम गाय, भैंस, भेड़, बकरियों की फार्मिंग करते हैं, उन्हें मीट पर्पस के लिए, मिल्किंग के लिए हम रखते हैं। वाइल्ड लाइफ में ब्लैक बक हम इस तरह नहीं रख सकते, लेकिन फार्म हाउसेस पे इसका मेन पर्पस जो है हमारे पास वो सबसे ज़्यादा ये कि ये खूबसूरत एनिमल है। खूबसूरती के लिए आप इसको रख सकते हैं
ये एक बिल्कुल मारखोर की तरह बहुत अट्रैक्टिव है। लोग, पब्लिक, बच्चे इससे बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं, इसलिए आप इसको रख सकते हैं। इसका सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से इसका लाइसेंस हासिल करेंगे। ठीक है। मिनी जू का या फार्म हाउस बनाने के लिए वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट आपको लाइसेंस जारी करेगा। लाइसेंस जारी करने के दौरान उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उस पर कुछ एरिया, जगह, कंस्ट्रक्शन, केजेस, वो सारी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को जब आप फुलफिल करते हैं तो वो आपको लाइसेंस जारी करते हैं। उसके बाद आप किसी जू से या वाइल्ड लाइफ पार्क से, गवर्नमेंट से आप परचेज कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं। अगर बकरी के साथ इसको कंपैरिजन करें तो बकरी और इसके लाइफस्टाइल में कितना फ़र्क है, तो थोड़ा सा कंपैरिजन कीजिए बकरी के साथ इसका। ये देखें, बकरी का और इसका कंपैरिजन कुछ बनता नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये एक वाइल्ड एनिमल है। ओके। बकरी एक लाइफ स्टॉक है। ठीक है। तो लाइफ स्टॉक और वाइल्ड लाइफ में फ़र्क है। अगर हम इसकी खुराक के हवाले से अगर हम कंपैरिजन करें तो ये नॉर्मल वही चारा वगैरह खाते हैं जो हम यहाँ पे भी वही चारा वगैरह डालते हैं जो आमतौर पे हमारे पंजाब में काश्त किए जाते हैं, बरसीम, लूसन, चंतर, जवार वगैरह, और चने हम डालते हैं इन्हें एडिशनल तौर पे। तो बकरियों को भी लोग चने, भेड़ बकरियों को डालते हैं। तो खुराक के हवाले से तो और एक्सपेंस के हवाले से तो इतना वो नहीं है, लेकिन इन्वायरमेंट मैटर करता है। बकरी तो आप थोड़ी सी जगह पे, घर में, छत पे, कहीं पे भी रख सकते हैं, लेकिन ये ऐसे माहौल में नहीं रह सकता। इसे खुला माहौल चाहिए, थोड़ा वाइल्ड इन्वायरमेंट चाहिए, दरख्त, झाड़ियाँ, टीले वगैरह, रेत, खुला मैदान, इस तरह का एरिया इसे चाहिए। मतलब कि खुराक के एतबार से ये बकरी से थोड़ा सा इसका तकाबुल किया जा सकता बिल्कुल है, किया जा सकता है। मगर माहौल के एतबार से नहीं किया हाँ जा जी, सकता नहीं कि किया जा किस सकता। माहौल में बकरी के लिए माहौल और चाहिए, बिल्कुल इसके लिए और चाहिए। और चाहिए। कि फार्मिंग के हवाले से बताइए कि अगर कोई शख्स इसकी फार्मिंग करना चाहता है तो उसके बुनियादी स्टेप्स क्या हैं और कितने पैसों से या कितने जोड़ों से हम इसकी फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो मेल होता है ये 5 to 8 फीमेल के लिए काफ़ी होता है। ठीक है। इसका एक सेट जो है 5 फीमेल 1 मेल, बहुत अच्छी ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। नॉर्मली आप एक ट्रायो 2 फीमेल और 1 मेल से भी रख के अपना इसकी ब्रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो आपकी जगह, प्लेस और इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आप कितने एनिमल्स रखते हैं, कितने आपको चाहिए या कितने आप हासिल कर सकते हैं। कौन सी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं, टूरिस्ट के लिए कौन कौन सी तफरीही सरगर्मियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। लाल स्वांदा में आप इस वक्त देख सकते हैं कि हमारे पास ये एशिया की सबसे बड़ी गैदरिंग कह सकते हैं। ठीक है। इकट्ठा एक ही जगह पे ब्लैक बक आपको सिर्फ RD25 नेशनल पार्क लाल स्वांदा में ही मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क है, तकरीबन 150 एकड़ पे मुश्तमिल है वो। वहाँ पे हमने एक मिनी जू बनाया हुआ है और वहाँ पे हमारे पास बहुत सारी पी फाउल्स की स्पीशीज़ हैं, बर्ड्स हैं, स्पॉटेड डेयर है, हॉक डेयर है, चिंकारा डेयर है, बिलू बुल्स है, और हमने एनिमल्स रखे हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास लाल स्वांदा नेशनल पार्क में आप अगर विज़िट करना चाहें तो हमारे पास 5000 एकड़ पे मुश्तमिल एक नेचुरल लेक है, इसे पत्तीसर लेक कहते हैं। वो भी एक बड़ा अच्छा एरिया है, आप विज़िट कर सकते हैं। हमारे पास अंगुलेट वाइल्डिंग एरिया है, लाइन्स फारी के नाम से था। लाइन्स यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सके तो वो जू शिफ्ट कर दिए गवर्नमेंट ने। वहाँ पे बिलू बुल को हम ब्रीड करवा रहे हैं। बिलू बुल को उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में रखने की कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं स्टडी कर सकते हैं फ्लोरा फाना, उस पर काफ़ी वसी स्टडी हो सकती है लाल स्वांदा को विज़िट करके आप यहाँ पे, और यहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं। ठीक है। ये एक बहुत ही टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा और एक अट्रैक्टिव पॉइंट है। हमारे पास TDCP रिजॉर्ट है, वहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी बुकिंग करवा के फैमिलीज़ वगैरह यहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही महफूज एरिया है। आप किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। फैमिलीज़ के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, स्कूल के बच्चों के साथ आप लाल स्वांदा को विज़िट कर सकते हैं। सर, नस्ल के एतबार से सबसे महंगी नस्ल कौन सी है डियर्स में? वाइल्ड लाइफ जो है ये अनमोल होती है, इसकी कोई कीमत नहीं होती। हमारे पास पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है वो मारखोर कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने अता किया है, हमारे पहाड़ों में है। वो एक कीमती जानवर है, ब्लैक बक है। जो इसको पालने वाले हैं, जो शौकीन हजरात हैं, वो लें, इसको बढ़ाएं।
हमारा वाइल्ड लाइफ को रखने का या डेयर्स को रखने का ये पर्पस नहीं है कि हम उसका गोश्त खाएं, ठीक है। हम उसको बकरियों की तरह हम उसका दूध वगैरह हासिल करें। ये खूबसूरती है, ये नेचर है, जी ये हुस्न है हमारे पाकिस्तान का, हमारी ज़मीन का, हमारे डेजर्ट का, हमारे जंगलों का। हमारे यहाँ पे पाड़ा हिरन पाया जाता है, चिंकारा हिरन हमारे चोलिस्तान में है, नील गाय है, मारखोर है, मारखोर की 2-3 इकसाम है, स्पॉटेड डेयर है। इसके अलावा सांबर डेयर हमारे जो दरियाई बेल्ट है उनमें कोई कोई पेयर मिल जाते हैं वाइल्ड में, अब जू में बहुत सारे हैं। और इसके अलावा एक्जॉटिक स्पीशीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट की हैं। सफारी जू लाहौर डेवलप हुआ, उसमें आप बहुत सारे डेयर्स की रेयर स्पीशीज़ देख सकते हैं। अगर कोई लाइसेंस लेना चाहता है तो लाइसेंस लेने का इसका तरीकाकार क्या होगा? हर डिवीज़न में एक ऑफिस मौजूद है, डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ इसका लाइसेंस जारी करते हैं, या लाहौर में डायरेक्टर जनरल वाइल्ड लाइफ पंजाब जो है डायरेक्ट वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइसेंस का अप्लाई करके इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है लाइसेंस के लिए। कुछ एरिया 15 एकड़ एरिया चाहिए होता है। इसके अलावा आपके इंक्लूजर्स बने हों, वो जो मुतलका वाइल्ड लाइफ ऑफिसर होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ या डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ, वो विज़िट करके उन एरिया को मार्क करते हैं। वहाँ से आप मुतलका मालूमात भी ले सकते हैं, वो आपको मुकम्मल आगाही भी दे देंगे इस सिलसिले में। मिनी ज़ू बनाएं, मिनी ज़ू का लाइसेंस हासिल करें, हासिल करने के बाद इनको रखें। इसमें ब्लैक बक रखने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि ये हमारे इलाके का, हमारे डिपार्टमेंट का हुस्न है। आप इसको रखेंगे, इसकी अट्रैक्शन है, खूबसूरती है, सबसे ज़्यादा यही चीज़ है जो ब्लैक बक रखने का पर्पस मेन बनता है। ठीक है। नायाब एनिमल है, एक रेयर चीज़ है। इस तरह दूसरे बहुत सारे ममालिक हैं जिनके पास ब्लैक बक नहीं होगा। ये हमारा एजाज़ है कि अल्लाह ताला ने हमें हमारे डेजर्ट में ये जानवर अता किया। इसका रखने का मेन पर्पस यही होना चाहिए कि हम इसकी नस्ल को बढ़ाएंगे, हम इसको अगर साइंटिफिक स्टडी के लिए, ताकि कल को आने वाले वक्त में इससे क्या क्या मसाइल हैं उस पर्पस के लिए रख सकते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई यूनिवर्सिटी, कोई इदारा इसको रख के स्टडी कर सकता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की सुपरविजन में। ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सोचें कि अगर हम इनको भेड़ बकरियों की तरह हम ये ज़िबा करेंगे इस तरह, तो ये सरासर ज़्यादती है। इस पर्पस के लिए रखना, पालना इंतहाई जुल्म है। ब्लैक बक जो कि हमारा नेटिव जानवर है चोलिस्तान का और ये पाकिस्तान की शान है, हमें इसकी फार्मिंग इस पर्सपेक्टिव में करनी चाहिए, इस नीयत से करनी चाहिए कि हम इसकी ब्रीडिंग से इसकी नस्ल में इजाफ़ा कर सकें, ताकि ये है कि हमारे पास ये जो नायाब नस्ल है, इसको जो दरपेश ख़तरात हैं उससे इसको महफूज किया जा सके। मोहम्मद मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ब्लैक बक इंक्लोजर के इंचार्ज हैं। उनसे बात करते हैं। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। मंसूर भाई, मुझे बताइए कि कितनी अकसाम के डियर्स आपके पास मौजूद हैं यहाँ पे? ये लाल सुहानरा नेशनल पार्क जो है, इसमें हमारे पास 4-5 किस्म के हिरन हैं। यहाँ हमारे पास चिनकारा है, हमारे पास चीतल है, ब्लैक बक है, सांबड़ है और पाड़ा है। अच्छा मंसूर भाई, मुझे कुछ ब्रीडिंग सिस्टम बताइए इनका, कि कौन से महीने में इनका ब्रीडिंग सिस्टम स्टार्ट होता है और एक मादा साल में कितने बच्चे देती है? जिस जगह पे आप मौजूद हैं, ये हमारा ब्लैक बक का ब्रीडिंग सेंटर है, और जो फीमेल है वो एक बच्चा देती है 1 साल में। इसका जो हमल का पीरियड है वो तकरीबन 5.5 माह है। ठीक है। 5.5 माह बाद जो है मदर है, मादा जो होती है, वो अपने बच्चे को 3 माह 4 माह तक फीड करवाती है। इनकी डेली रूटीन की खुराक क्या है? आप इनको क्या क्या डालते हैं? इनके जी डेली जो खुराक है रूटीन वाइज सब्ज़ चारा है, जो भी सीजनल होता है वो हम इनको डालते हैं। उसके अलावा अब इनको चने डालते हैं हम। उसके अलावा जैसे अब सर्दियां थी, सर्दियों में हम इनको एक्स्ट्रा गुड़ डाल रहे हैं। ठीक है। और जैसे अब गर्मियां आ जाती हैं, गर्मियों में बाकी तो हर चीज़ वैसे चलती रहती है, लेकिन गर्मियों में ये होता है कि हमारा बर्ड सीज़न चल रहा होता है। ठीक है। तो फिर हम चनों में ग्लूकोज मिक्स करके इनको ग्लूकोज देते हैं। तो सर्दियों में गुड़ और गर्मियों में इनको ग्लूकोज क्यों देते हैं? ये जी सर्दियों में गुड़ तो इसलिए देते हैं कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है इनके गुड़ खाने से। बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, ये रेत है, ठंडी हो जाती है, सर्दी से बचाने के लिए हम इनको गुड़ डालते हैं। ठीक है। और इसी तरह जैसे अब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, रेत तप रही होती है, और इसका उस टाइम बर्ड सीज़न चल रहा होता है हमारा,
तो फिर इनको हम डालते हैं ग्लूकोज। ब्लैक बक में और ब्राउन, चूंकि ये दोनों कलर इसके अंदर मैंने देखे हैं, जी तो ये कलर कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? ये जो होता है जब बच्चा पैदा होता है तो तब जो मेल होता है वो 3-4 साल बाद आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर जो है वो चेंज करना शुरू कर देता है। ठीक है, फीमेल जो होती है वो ब्राउन ही रहती है, वो अपना कलर चेंज नहीं करती। ठीक है। और दूसरा इसमें डिफरेंस ये है कि जैसे चिनकारा है हमारी, ठीक है, चिनकारा में मेल के भी सींग हैं, फीमेल के भी सींग होते हैं। जो ब्लैक है, ब्लैक में जो है चिनकारा का टाइप नहीं है, वो फीमेल के सींग नहीं है ब्लैक में, ठीक है। सिर्फ मेल के सींग होंगे। आदात के एतबार से थोड़ा सा फ़र्क बताइए, इनमें क्या क्या फ़र्क होता है? जी, ये सारे डियर्स हैं, इनकी अक़साम है, ये वाइल्ड हैं, इनकी अक़साम तो तकरीबन जितनी भी हैं उनकी आदात तकरीबन मिलती जुलती हैं। किस तरह का माहौल इनको चाहिए होता है? आप इनकी किस तरह से देखभाल करते हैं? हम तो जी इनकी हर तरह से देखभाल करते हैं। माहौल जो है इनको ऐसे चाहिए जैसे डेज़र्ट है, ये डेज़र्ट का एनिमल है, खुला एरिया हो इनके लिए, ठीक है, जहाँ ये खुली तरह भाग दौड़ सकें, अच्छी तरह वो अपना रन अप करें। जब ब्रीडिंग प्रोसेस चल रहा होता है तो उन दिनों आप इनको सरसों का ऑयल भी फीड कराते हैं या उनको खिलाते हैं, तो उसकी क्या बुनियादी वजह है? सरसों का तेल देने का बुनियादी मकसद ये होता है कि डिलीवरी में जो भी मसाइल हैं वो उनके लिए देते हैं। सरसों का तेल हम जो चने भिगो के डालते हैं इनको, वो चने परातों में डाल के इनके ऊपर वो अच्छी तरह तेल शेल डाल के इनको मिक्सअप करके वो खिलाते हैं ताकि इनकी बर्थ आसानी से हो जाए। इस वक्त जो है आपके पास ब्लैक बक्स की कितनी तादाद है और उसकी देखभाल और सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं? इस टाइम जो है जी मेरे पास 315 जानवर मौजूद हैं, ठीक है। जिनमें से 98 मेल हैं, 148 फीमेल हैं और बाकी फान हैं अभी। ठीक है। और जो सिक्योरिटी का लिहाज से हमने बंदे रखे हुए हैं, ड्यूटी कर रहे हैं लड़के, ठीक है, वो डेज में भी होते हैं और नाइट में भी शिफ्टें बनी हुई हैं। शिफ्टिंग जो होती है वो अपनी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं लड़के। ठीक है। अच्छा, मैंने ये फेंस जो आपने लगा रखी है, इसके नीचे कुछ शीट्स लगी हुई हैं, तो वो शीट्स लगाने का क्या पर्पज़ है? ये जो शीट्स लगी हुई इनका मकसद ये है कि ये स्नेक शीट कहलाती हैं ताकि कोई भी चीज़ बाहर से खड्डा खोद के अंदर ना आ सके जो जानवरों को नुकसान पहुंचाए। अच्छा, यानी कि सांप वगैरह, गिदड़ वगैरह, कोई भी चीज़ ऐसी जो अंदर ना आ सके। खड्डा खोदते हैं, बाज़ औक़ात वो अंदर आ जाते हैं, तो उनसे बचाव के लिए ताकि जानवर महफूज रहेंगे ये शीट लगी हुई है। ऐसी कॉमन बीमारियां कौन कौन सी हैं जो कि ज़्यादातर डेयर्स को फेस करनी पड़ती हैं और उनके इलाज क्या हैं? वाइल्ड एनिमल में जो है वो ज़्यादातर जो है अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी बीमारियां नहीं होती। 10-12 साल से यहाँ हूँ, मैंने नहीं देखा कि कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से जानवर को मसाइल आए हों। अगर मैं सालाना बुनियादों पे बात करूं तो इनका जो है वो डेथ रेशो क्या है और कॉज ऑफ डेथ क्या होता है? ये कॉज ऑफ डेथ हमारे पास अल्लाह पाक का शुक्र, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई बीमारी तो नहीं होती। ऐसे होता है कि कुछ तो जानवर फाइट होती है, उनसे डेथ हो जाती है जानवरों के आपस में फाइट से, ठीक है। या फिर ऐसे होता है जो ओल्ड एज होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। और हमारे पास अल्लाह पाक का शुक्र है पिछले पूरे जो साल है उनमें ऐसे समझ लें कि 3 या 4 डेथ हुई हैं और वो बहुत कम रेशो बनती है उनके। थैंक यू सो मच मंजूर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम जी। जी, मुझे ज्वाइन किया है अली उस्मान बुखारी साहब ने, जो कि डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ बहावलपुर रीजन हैं। उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, मुझे बताइए कि आप चूँकि बहावलपुर रीजन के डिप्टी डायरेक्टर हैं, जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या इक़दाम कर रही है और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट ये जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। तहफ़्फ़ुज़ में प्रोटेक्शन भी है और कंजर्वेशन भी है। हम इसको इलीगल हंटर्स से बचाते हैं वाइल्ड लाइफ को, और उसके साथ साथ इसकी ब्रीडिंग करके, जिस जगह पे हम खड़े हैं ये चिंकारा एंड ब्लैक बक ब्रीडिंग सेंटर लाल सोना नेशनल पार्क है, तो ये स्पेसिफ़िकली चिंकारा और ब्लैक बक की ब्रीडिंग के लिए है। ठीक है। तो यहाँ हमारे पास बड़ी अच्छी तादाद ब्लैक बक की है, और रिसेंटली हमने ब्लैक बक जो हैं वो यहाँ से फोटाबास में बिल्कुल नेचुरल कंडीशन में रिलीज़ भी की हैं, जो नेचुरल इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं। ओके। तो इसके बाद जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है वो मौजूदा गवर्नमेंट के उसमें वाइल्ड लाइफ रेंजर में कन्वर्ट होने जा रहा है। ठीक है। तो उसमें लेजिस्लेशन और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और रिक्रूटमेंट्स और वो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं।
तो थोड़े अरसे में इंशाल्लाह ये वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट जो है वो पूरा एक फुल फ्लैज वाइल्ड लाइफ रेंजर होगा। इसके अलावा मुझे बताइए कि ब्लैक बक की ब्रीडिंग पंजाब में कहीं और भी हो रही है? ये चूँकि नेचुरल हैबिटेट ही ब्लैक बक का चोलिस्तान की जो लेसर चोलिस्तान है, ठीक है। जो फोर्ट अब्बास का एरिया है, जो हमारा बहावल नगर के एरियाज़ हैं और बहावलपुर के जो लेसर चोलिस्तान का एरिया, तो इसके अलावा पंजाब में लोगों ने तो रखे हुए हैं, प्राइवेटली रखे हुए हैं, चिड़ियाघरों में, पार्कों में हैं, लेकिन जो नेचुरल हैबिटेट है वो सिर्फ बहावलपुर में है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के एतबार से बात करूंगा कि लाल सुहाना नेशनल पार्क में लोगों की तफरीह के लिए क्या क्या आपने यहाँ पे जो है ना वो एक्टिविटीज़ मुहैया की हुई हैं? देखें, ये जो लाल सुहाना नेशनल पार्क है ये तो नेचर को कंजर्व करने का एक तरीका है। यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक चिल्ड्रन पार्क है। ये जो हमारी कंजर्वेशन फैसिलिटी है ये पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, ये पब्लिक फैसिलिटी नहीं है, ये एक कंजर्वेशन फैसिलिटी है जहाँ पे हम ब्रीडिंग करवा रहे हैं ब्लैक बक की। इसके अलावा बहावलपुर डिवीज़न में बहावलपुर ज़ू है, रहीम यार ख़ान में वाइल्ड लाइफ पार्क है और बहावल नगर में बहावल नगर ज़ू है, जो पब्लिक की फैसिलिटेशन के लिए हमारे इस बहावलपुर डिवीज़न में हमारे डिपार्टमेंट के अंडर। हिरन की फार्मिंग के हवाले से क्या लोगों को मैसेज देना चाहते हैं? जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी बताइए, क्योंकि ये लाइफ स्टॉक आइटम नहीं है, ये एक जंगली हयात आइटम है। लोगों को क्या मैसेज देंगे इसके हवाले से? ये नायाब जंगली जानवर हैं, ये कुदरत का हुस्न है। ये हमारे जो जंगल है, जिस तरह चोलिस्तान है, या जो हमारे कुदरती नेचुरल इन्वायरमेंट है, इकोसिस्टम का ये एक हिस्सा है और कुदरत का हुस्न है, लाजमी जुज़ है कुदरत का। इनकी फार्मिंग की इजाज़त है, इसकी फार्मिंग का परमिट होता है। ब्रीडिंग प्राइवेट वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म बनाया जा सकता है। अगर किसी ने छोटे पैमाने पे रखना हो तो 1 पेयर या 2 पेयर जोड़े का 2 जोड़े का लाइसेंस, पोजेशन लाइसेंस इशू हो जाता है। इसकी जो वाइल्ड लाइफ के साथ कंट्रीब्यूशन है वो इस सूरत में भी कर सकता है कोई भी बंदा कि वो अगर अफोर्ड कर सकता है तो वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म बना ले या पोजेशन लाइसेंस ले ले। तो कानूनी तरीके मौजूद हैं वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन में अपना प्राइवेटली हिस्सा डालने। हमारा जो वाइल्ड लाइफ का डिपार्टमेंट है इसमें क्या बेहतरी आ रही है और आगे गवर्नमेंट क्या ऐसे प्लान्स लेके आ रही है कि हम अपनी जंगल हयात को मज़ीद महफूज बना सकेंगे? गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छे इनिशिएटिव हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को इन्हांस करने के लिए। उसमें वाइल्ड लाइफ रेंजर का लेजिस्लेशन हो चुकी है, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो रूल्स वगैरह हैं, अमेंडमेंट्स वो चल रही हैं, वो थोड़े अरसे में हो जाएंगी। इसके अलावा रिक्रूटमेंट्स हुई हैं वाइल्ड लाइफ रेंजर की, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है। वाइल्ड लाइफ चेक पोस्टें और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सेंटर, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और वाइल्ड लाइफ इनक्लेव्स, इस तरह से जो वाइल्ड लाइफ का स्टाफ है उसके लिए जो अकोमोडेशंस हैं वो सारा कुछ बनेगा, जिससे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है वो पहले से कई गुना बेहतर होगी। यह था आज का प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान, जिसमें ब्लैक बक की ब्रीडिंग और अहमियत पर बात की गई। एक्सपर्ट्स का कहना था कि ब्लैक बक एक लाइफ स्टॉक एनिमल नहीं बल्कि वाइल्ड लाइफ एनिमल है। इसलिए अब हम सब का फर्ज बनता है कि जंगली हयात को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, इस खूबसूरत और नायाब जानवर को मादूम होने से बचाया जाए और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात किए जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान फ़ख्र ज़मान के साथ, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान।